साथियों को, माता बहनों, बच्चों, नौजवान साथियों सभी को 75वें गणतंत्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं, बधाई। आमतौर पर गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, हर साल मनाया जाता है। दुनिया में सभी देश अब अपने गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अपनी अलग अलग सबकी तारीखें हैं, सबकी अपने इतिहास है। सवाल इस बात का है हमारे से कि हम गणतंत्र में अपने देश की आजादी के लिए हमने क्या क्या किया, क्यों किया, कुर्बानियां दी, अंग्रेजों से आजादी प्राप्त की, अपना संविधान लिखा, सब कुछ अपने लिए लिखा। और सवाल ये है कि हमारी स्थिति क्या है। इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या है। उस 140 करोड़ में हम कहाँ हैं? ऐसा तो नहीं कि हम 140 करोड़ से बाहर हैं। मैं भी 140 करोड़ में हूँ और आप तो बैठे हो, आप भी 140 करोड़ में। तो सवाल इस बात का है, देखिए सब लोग अपने अपने हिसाब से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आजादी की बात, गणतंत्र की बात बाद में है। सबसे पहले आदमी देखता है कि मेरी स्थिति क्या है। मान लीजिए कि कोई आदमी ये कहे कि मैं फला कॉलोनी में रहता हूँ, एक पट्टी में रहता हूँ, उसके बराबर में 3 कोठियां बनी हुई है। आपको बताइए वो उस कोठी से उस झुग्गी वाले का क्या ताल्लुक है? क्या ये हो सकता है कि जो झुग्गी में खुशी है उस कोठी वाले से मिल सकती है? नहीं मिल सकती। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की अपनी निजी स्थिति है। तो उसकी निजी स्थिति क्या है, वो उसके जीवन में उसकी खुशी क्या है, उसके जीवन में उसके बच्चों की खुशी क्या है, उसके बच्चों की शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसको न्याय कैसे मिलता है वो स्थिति क्या है, उसको नौकरी कैसे मिलती है वो स्थिति क्या है। यानी कि सबकी अपनी अपनी स्थिति है। तो उस लिहाज से आदमी सोचता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो इसी प्रकार से 124 करोड़ लोग जो है उनके अंदर किसकी स्थिति क्या है तो खुद देखिए। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, बहुत ज्यादा मैं आपका समय दे दूंगा, एक 10-15 मिनट दूंगा। 1971 में आपने इंदिरा जी का नाम सुना है। इंदिरा जी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही। इंदिरा जी ने 1971 में जब चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाओ, वो गरीबी हटाओ का नारा दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गरीब थे तो गरीबी हटाओ की बात कही। और अभी हमारे मोदी जी जो हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा है, क्या कहा है 2023 में, क्या बोला है, गरीबी मुक्त भारत। आप ध्यान से सुनना इस बात को, गरीबी मुक्त भारत। और 1971 में इंदिरा जी ने क्या कहा, गरीबी हटाओ। इसका मतलब गरीबी 1971 में भी थी और गरीबी 2023 में भी। यानी कि 45 वर्षों में, कितने साल हुए, लगभग 53-54 साल, 53 साल में गरीबी हटी नहीं। अब गरीबी नहीं हटी, लेकिन 1971 में गरीब कैसा था और 2024 में 2024 में गरीब कैसा, मैं उसके लिए 2 लाइन बता रहा हूं। 2023 में गरीब कैसा है और 1971 में गरीब कैसा था, उसको मैं 2 लाइनों में बता रहा हूं। 1971 में तो गरीब था, वो अपने पैसे से राशन खरीदता था। राशन के अंदर जो भी सामान मिलता था, रवा, मैदा, गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, कोयला, आपने लोग देखा होगा, बहुत लोग हैं जिन्होंने उस समय तो कोयला ही मिलता था राशन में, मिट्टी का तेल तो मिलता ही था। वो सब अपने पैसे से खरीदते थे।
स्कूल में पढ़ते थे अपने पैसे से पढ़ते थे, अपना कहीं इलाज कराते थे अपने पैसे से कराते थे। आज क्या स्थिति है? उस गरीब की स्थिति आज क्या है? आज ये स्थिति है कि राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, सरकार को राशन फ्री में देना पड़ता है। आप समझिए, यानी गरीब इतना गरीब हो गया कि जो गरीब 1971 में अपने आप राशन खरीदता था अपनी जेब से, आज उसकी जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो राशन भी खरीदे। अर्थात इस गणतंत्र के देश में 1971 से 2024 तक गरीब और ज्यादा गरीब हुआ और उसकी जेब में राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं। तो वो हमारी स्थिति है। आप इस बात को समझ मेरा, हमारी स्थिति क्या है? हम लोग धूम मनाते हैं, झंडा सलामी करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, हमें खुशी होती है। अगर आपकी जेब में पैसा आए तो आए, लेकिन मेरी जेब में आएगा तो खुशी होगी ना। इस देश की 10% आबादी, ध्यान से सुनिए, 140 की 10% कितना हुआ? 14 करोड़। इस देश के 14 करोड़ लोगों के पास इतनी संपत्ति, इतना पैसा, इतना धन धन्य है, इतनी नौकरियां हैं, तमाम प्रकार के जितने साधन हो सकते हैं इस देश के 14 करोड़ लोगों के पास है। अब 14 करोड़ लोग आपको मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ मिलेंगे। आप लंबी लंबी गाड़ियों के अंदर घूमते हुए लोग, लंबी बड़ी बड़ी कोठियों के अंदर रहने वाले लोग, एयरपोर्ट के ऊपर जहाजों के अंदर घूमते हुए लोग, टूरिस्ट कैंप, जितने बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां पर जाते हुए, समुद्री जहाजों में घूमते हुए, बड़े बड़े व्यापार, यानी तमाम प्रकार की जो जन सुविधाओं से लैस है, वो 14 करोड़ लोग हैं। 10% लोगों के पास तमाम प्रकार की संपत्ति इस गणतंत्र ने दी है। तो मुझे बोलने का मौका दिया है और बार बार मेरा सम्मान भी करते हैं, उनसे उनके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुरान पे मुसलमान चलता है, ए दुनिया वाले तुम्हें बता दूं, भारत तो संविधान पे चलता है, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा भारत के संविधान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से। सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, राष्ट्र ग्रंथ हो कोश दिए तो आवाज लगाई, जीने का हक देता सबको संविधान से भाई, चलता है देश हमारा इनके संविधान से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक बनाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक बनाए, समदस तक का न्याय ग्रंथ का काए पाठ पढ़ाए, मेरे प्यारे भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा, मेरे प्यारे भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा, चाय बेचने वाले को इसने बनाया राजा, चाय बेचने वाले को इसने बनाया राजा। आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहले चाय बेचते थे, वो भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की वजह से आज अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। और अब कुछ लाइनें मैं अपने समस्त नारी समाज को देना चाहूंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा, नीची कही जाती नारी को इसने बनाया राजा, मेरे प्यारे भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा, नीची कही जाती नारी को इसने बनाया राजा, चलती है आज उठाकर घूंघट ये शान से, चलती है आज उठाकर घूंघट ये शान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से, चलता है देश
हमारा इनके संविधान से। संविधान निर्माता को हम सदा सुमन चढ़ाए, संविधान निर्माता को हम सदा सुमन चढ़ाए। ग्रंथ दिया अनमोल हमें, हम सभी शीश झुकाए। ग्रंथ दिया अनमोल हमें, हम सभी शीश झुकाए। धन्यवाद। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, जितना आप सभी अपने धर्म को लेकर जागरूक रहते हैं, उतना आप अपने बच्चों को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर जागरूक रहिए। क्योंकि जब तक हमारा ये समाज पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो जब तक हम अपनी आवाज को आगे तक नहीं लेके जा सकते। अभी बेशक हमें आज़ादी मिल चुकी हो, समानता की, स्वतंत्रता की, कुछ चाहे कितनी आज़ादी बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, घूमने की, पर हम अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़े जरूर हैं। बताइए, आप सभी से प्रश्न है मेरा, क्या आपने संविधान की बुक रखी है अपने घर में? कोई भी यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता से भी मेरा सवाल है ये, शायद नहीं। तो मैं आप सभी को ये अपने एक बेटी के होने के नाते मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और उन्हें हमारे देश के मौलिक अधिकार जो हमें दिए बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया, उसे जरूर बताएं। और मैं आपको बता देती हूँ ऊपर से कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। तो हमारा मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 35 के बीच हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है। उसके अंदर सांस्कृतिक अधिकार मतलब धार्मिक, जो आप मानते हैं भगवान को, मतलब आपका किसी भी तरह का धार्मिक, वो अनुच्छेद 27 से 30 में आपको अधिकार देता है कि आप उसे आज़ादी से, अपनी स्वतंत्रता से करें। और हमें समानता का अधिकार, समानता यानी इक्वालिटी का अधिकार हमें 14 से 18 में मिलता है, अनुच्छेद 14 से 18 में। और हमें स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी घूमने, खेलने और बोलने का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 से 24 में दिया जाता है। संविधान के चारों ओर हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार 32, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सभी से आशा करूंगी कि इस घर पर भी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे और संविधान की बुक जरूर उनको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खुशी। 75 वर्षों के बाद क्या हम उन लक्ष्यों को पूरा कर पाए हैं, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यात्रा जारी है। अभी उन लक्ष्यों को जो हमारे उन मनीषियों ने, शहीद आजम भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, तमाम उस क्रांतिकारी जो फांसी के फंदे पे झूले, या अन्य लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, तमाम लोगों ने अंग्रेजों से लड़कर, उनकी भावना यही थी कि इस देश में लोकतंत्र हो, इस देश में बराबरी का समाज बने, सबको अधिकार मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, सबको रोजगार मिले, हर व्यक्ति शिक्षित हो, सुसंस्कृत हो। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने एक 3 नारों के जरिए मूल मंत्र में अपनी पूरी बात कह दी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम 75 वर्षों के बाद कहां पहुंचे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है सरकार को, निःशुल्क, फ्री में या मुफ्त। ऐसी स्थिति 75 वर्षों बाद भी क्यों है, ये सवाल है हमारे सामने। इस लंबी यात्रा के दौरान होना तो ये चाहिए था कि हर व्यक्ति के पास वो संसाधन मौजूद होने चाहिए थे, उसके पास एक अच्छा घर होना चाहिए था, उसके बच्चे अच्छे, हमारे शिक्षा के बहुत ही अच्छे विद्यालय, स्कूल, कॉलेज होने चाहिए थी। तो हम देखते हैं उसका लगातार अभाव है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हम 10वीं 12वीं के बाद सोचते हैं कि आम और गरीब आदमी कि अपने बच्चे को कहीं रोजगार पे लगा के 4 पैसे कमा ले ताकि अपना परिवार चला ले।
वो कैसे इंजीनियर बनेगा, कैसे डॉक्टर बनेगा, कैसे वो बड़ा अधिकारी IAS IPS बनेगा, क्योंकि वहां तक हम लोग पहुंचने की स्थिति में नहीं है। जब 75 वर्षों के बाद हालात ये हैं, अभी आपने पिछले वर्ष एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, एक रिपोर्ट अभी भी शुक्रवार को IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है कि अभी देश पर कर्जा कितना है, 205 लाख करोड़ रुपया। पिछले शुक्रवार को IMF ने एक चेतावनी जारी कर दी कि 2028 तक ये कर्जा हमारी जितनी GDP है, जितना भी प्रोडक्शन है, उसके बराबर कर्जा हो जाएगा। यानी हमारे देश को आर्थिक तौर पर किस श्रेणी में रख दिया है IMF ने, यानी वेनेजुएला, लाओस, पाकिस्तान, श्रीलंका जो आर्थिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। यानी कि हमारे देश की जो कमाई है उसका 60, 70, 80% तो हम लोग कर्ज चुकाने में ही दे देंगे, तो विकास का पैसा या गरीबी हटाने के जो और कार्यक्रम है उसके लिए पैसा कहां से आएगा? यही सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। 205 लाख करोड़ और 2028 में कहा कि पूरी GDP के बराबर कर्जा हो जाएगा और कर्ज का ब्याज चुकाने में ही यानी कि हम लोग दिवालिया होने की कगार पर हैं। ये सच्चाई है, आप आंकड़े उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, देश की सच्चाई यही है। सब बाग हमें दूसरे दिखाई जा रहे हैं, हमारे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। क्या बताइए, हमारे जितने इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें हमारे गरीब मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलती है, 10% को भी नहीं मिलती होगी। सरकार हर साल घोषणा कर देती है, साल में 2 बार, कि न्यूनतम मजदूरी के आंकड़े बढ़ा दिए। आंकड़े कागजों में होते हैं, अखबारों में पढ़ लो बस, हकीकत में नहीं होते। हकीकत में तो एक हेल्पर की मजदूरी आज 17,000 रुपये होनी चाहिए, नहीं मिलती, 8 घंटे काम की। और ऊपर से ये लोग क्या कर रहे हैं, श्रमिकों के तमाम अधिकारों को सरकार खत्म कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है कि आप 8 घंटे काम का श्रमिकों का जो भी उसके हक अधिकार थे, जो उनके कानून थे, उनके 74 तरीके के कानूनों का खात्मा कर दिया है और कह रहे हैं कि कानून बहुत बोझिल हो गए, इनको हटाओ और मजदूरों को केवल 4 श्रम संहिताएं बना दो और मालिकों को पूरी छूट दे दो कि जब मर्जी वो किसी को रख ले, निकाल दे। लेबर कमिश्नर, लेबर डिपार्टमेंट कोई काम नहीं करेंगे, उसको पूरी मजदूरी दे ना दे, उसको आई कार्ड दे न दे, उसको ESI दे न दे, उसका PF काटे न काटे, उसका भविष्य का क्या होगा जब बूढ़ा हो जाएगा, इसकी कोई चिंता सरकार जो बैठी हुई है उनको नहीं है।